इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में बोल रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। 8.5-9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है और मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून की राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी जो ये यात्रा है यह इस रूप में प्रस्तुत करता है कि आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। और उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं ये चेंज आना चाहिए? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अधिकार है, उनको भी वो हक मिलना चाहिए था जिसका वो अधिकारी था। लेकिन दुर्भाग्य से अपने संकुचित एजेंडे को लेकर के चलने वाली सरकारों ने प्रदेश के भविष्य के साथ, यहां की जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ किया, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश को अराजकता, अव्यवस्था, अपराध का एक गढ़ बना दिया। कर्फ्यू यहां की पहचान बन गई थी। उन स्थितियों में यह उत्तर प्रदेश, जिसको हम भारत के शाश्वत मूल्यों की आधारभूमि मानते हैं, उस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था थी यह हम सबने देखा है। लेकिन महोदय, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, सुशासन की प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक से देश की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनाने में सफलता प्राप्त की है। अब यूपी रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस और उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी यात्रा को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और महोदय, मैं कह सकता हूं, बजट का अवलोकन आप सबने किया होगा। अब मैं कह सकता हूं कि पिछले 11 वर्ष में देश ने जो यात्रा तय की है, आज देखिए दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा EI इम्पैक्ट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। 5 दिनों तक देश दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में यह EI इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर भारत का फोकस कितना ज्यादा है, कैसे अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बेहतरीन योजना के साथ भारत कार्य कर रहा है। और देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी परिवर्तन की आधारभूमि हम लोगों ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बनाया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता है, उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक त्रिवेणी बन करके देश और दुनिया के सामने उभरा है। ये त्रिवेणी हमारे लिए टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती प्रयाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किस तरह से उत्तर प्रदेश को पीछे धकेल दिया था। यूपी अब उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में ये तमाम बड़ी बातें कही। पिछली सरकार ने यूपी को अपराध का गढ़ बना दिया था। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 के पहले की नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक स्थिरता थी और उसको आज प्रदेश ने अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट
नीति और शुद्ध नियत से आज उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आज हम कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार सृजन के अभियान हैं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का हो या सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। महोदय, 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश को झकझोरता था, एक त्रिवेणी बन करके देश और दुनिया के सामने उभरा है। ये त्रिवेणी हमारे लिए टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज की धरती है। प्रयागराज इसी उत्तर प्रदेश में है और प्रयागराज की पहचान मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी से भी है। उस त्रिवेणी का एक नया रूप उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबके सामने टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 के पहले की नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक स्थिरता थी और विकास विरोधी सोच थी, उसको आज प्रदेश ने अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत से आज उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आज हम कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार सृजन के अभियान हैं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का हो या सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम या प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। महोदय, 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई,
मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी। और इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया है, तो आस्था की डुबकी लगाया है। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है, सुरक्षा के प्रति वह आज निश्चिंत है। और ये केवल आस्था नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज की, बहुत सारे मुद्दों पर हम इस बात को कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अयोध्या की मर्यादा है, काशी की शाश्वत चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ इस अवसर पर देखने को मिलती है। और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को वहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स नहीं यूपी के अंदर नहीं हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। महिलाओं को सुरक्षा और व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण दिया गया है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 पुलिस की भर्ती, इनमें 20% महिला बेटियों के लिए आरक्षण, यानी हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कुल 10,000 महिला कार्मिक थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 44,000 से अधिक हुई है। पुलिस की क्षमता में अभूतपूर्व ट्रेनिंग क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मुझे याद है 2017 में हम लोग आए थे, हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, राज्य के पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर हायर किए थे और इस बार 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है। इन सब की ट्रेनिंग हम उत्तर प्रदेश के स्वयं के ट्रेनिंग केंद्रों में, ट्रेनिंग सेंटर्स में उनकी ट्रेनिंग आज सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हो रही है। आज पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अब खपड़ेल के बैरक की जगह हाई राइज बिल्डिंग में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। 7 पुलिस कमिश्नरेट मॉडर्न पुलिसिंग का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो साइबर थाना और साइबर सेल इनकी पहचान को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम, आधुनिक पुलिसिंग और वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए आज अनिवार्य है। 3 नए कानून लागू होने के बाद पूरे देश के अंदर
7 वर्ष से ऊपर की सजा के लिए फॉरेंसिक एविडेंस अनिवार्य किया गया है और उस फॉरेंसिक एविडेंस के लिए अब सरकार ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर पहले केवल 2 FSN लैब थे, फॉरेंसिक जो लैब थी वो मात्र 2 थी। आज हम लोग पहले ही 12 लैब जो ये ग्रेड की है उनको प्रारंभ कर चुके हैं, 6 निर्माणाधीन है और सभी 75 जनपदों में 2-2 फॉरेंसिक वैन भी प्रदेश के अंदर आज फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आज संचालित हैं। 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी की परियोजना लागू है। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं और यूपी 112 जो इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सेवा है, इनको भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे दी है, इसके रिस्पांस टाइम को बेहतर किया है। पीएसी जो दंगाइयों की काल थी उसको पिछली सरकारों ने अपने स्वार्थ के कारण एक प्रकार से बंदी की कगार पर पहुंचा दिया था। हमने फिर से 34 पीएसी की कंपनियों को पुनर्जीवित किया है और 3 महिला बटालियन पहली बार यूपी पीएसी में गठित हुई हैं और ये भी 3 उन वीरांगनाओं के नाम पर जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति दी थी, उनके नाम पर गठित हुई है, जिनमें वीरांगना चलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई और वीरांगना उदा देवी, इन तीनों के नाम पर 3 पीएसी की बटालियन यूपी के अंदर गठित हुई है और 3 नए पीएसी की बटालियन के गठन के लिए प्रदेश तेजी के साथ कार्य कर रहा है। महोदय, प्रदेश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है और हम लोगों का मानना है कि विरासत से युक्त विकास ही एक उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला होती है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। आप देखें किस प्रकार से, यानी आक्रांताओं को महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। कुछ लोग हैं उनमें राष्ट्रगीत, जिसे भारत के संविधान सभा ने सर्वसम्मति से सम्मान देकर के राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से देश के अंदर लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया। ये राष्ट्रगीत भारत के आन मान शान का प्रतीक है। हर भारतवासी को अपने पुरातन वैभव पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। अगर हम आक्रांताओं का महिमामंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना,
24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी। और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें। मुझे आश्चर्य होता है समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेल देव को मिलना चाहिए था। और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच की चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बनाकर दिया। यह हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेल देव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई है। लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, क्या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जन्माष्टमी को रोकने का काम, कांवड़ यात्रा को रोक लगाने का काम, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा हो या दीपोत्सव और रंगोत्सव के कार्यक्रम, यह प्रतिपक्ष से जुड़े हुए दलों ने अपने समय में इनको रोकने का काम किया था। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है और यतो धर्मस् ततो जय के भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी। और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए, लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहा है, हर दिन आ रहा है, प्रफुल्लित होके जाता है। ये आस्था के केंद्र केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के केंद्र भी है। राष्ट्र की शाश्वत चेतना को एक ताकत मिलती है यहां से, और वहां से हम लोगों ने आज इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग ये लगातार इन बातों को देखते हैं कि भारत की इस आत्मा के प्रति सम्मान का भाव रखना और वहां कार्य करना कि हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम लोगों ने उसी कार्य के साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के साथ ही उससे प्रेरणा, उसका सम्मान और उसके बेहतर भविष्य के लिए एक ठोस कार्य योजना के साथ ये डबल इंजन सरकार ने कार्य किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय विकसित भारत के लिए जिन पंच प्रण की बात की थी, उसी से प्रेरणा लेकर के आज हम एक सशक्त भारत की अटल आधारशिला बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी आस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज प्रयागराज हो, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा वृंदावन हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, सुखतीर्थ हो, संभल, बरेली, नैमिषारण्य, ये जितने भी
पावन तीर्थ हैं, हमारे बौद्ध परिपथ हैं, अन्य भारत में जन्मी हुई उपासना विधियों से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इन सब के समग्र विकास के लिए आज वहां पर जन सुविधाओं के विकास करने के साथ ही डबल इंजन सरकार ने उनके समग्र विकास के लिए भी कार्य प्रारंभ किया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान, जब मैं उत्सव प्रदेश की बात कर रहा हूं तो उसकी पहचान दीपोत्सव से होती है, आज उसकी पहचान देव दीपावली से होती है, आज उसकी पहचान रंगोत्सव से होती है। अब ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत के आध्यात्मिक गौरव का एक वैश्विक उत्सव के रूप में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने अयोध्या के दीपोत्सव को, काशी के देव दीपावली को और मथुरा वृंदावन के रंगोत्सव के कार्यक्रम के साथ आत्मिक भाव के साथ में जुड़ा हो। महोदय, आस्था का सम्मान करने का परिणाम क्या है? यही उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू राज्य कहकर के लोग इसकी तौहीन करते थे, इसके बारे में हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते थे, और जब हम लोग 2017 में आए थे तब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी यह मात्र 13 लाख करोड़ की थी, और यानी 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में इस यात्रा को तय करने में समय लगे 70 वर्ष, और हमने अचीव किया मात्र 13 लाख करोड़ की जीएसडीपी। लेकिन बहनों, इसमें मैं कह सकता हूं कि 2017 के बाद मात्र 8 वर्ष के अंदर, 8-8.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने इसमें 23 लाख करोड़ अतिरिक्त जोड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ की हो चुकी है। देश की जीडीपी में यूपी का जो योगदान था, जब ये देश आजाद हुआ था, यूपी का शेयर था 14%। लगातार घटते 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 2017 तक आते आते यह 16-17 में आते आते 8% रह गया। अब फिर से इसको बढ़ा करके 9.5% तक पहुंचाने में आज सफलता प्राप्त हुई है। हमने पर कैपिटा इनकम को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए पिछले 8-8.5 वर्ष में कोई जनता जनार्दन पे कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया। हाँ, हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को प्रभावी ढंग से उस पर अंकुश लगाया है, और तब हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। आज प्रदेश आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जोरदार वित्तीय अनुशासन भी है और विकास के दोनों मिसाल, दोनों का संतुलन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश का बैंकों में जमा होने वाला पैसा, यानी जो पैसा पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 100 रुपया अगर जमा होता था तो मात्र 43 रुपया बैंकों में जमा, वहां पब्लिक के उपयोग में खर्च होता था। आज हमने इसकी संख्या बढ़ा करके 100 में से 61 से 62 रुपया आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, यहाँ के व्यापारियों को आज खर्च करने के लिए प्राप्त हो रहा है। यानी सीडी रेशो 43% से बढ़ा करके हमने 61-62% पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और अब मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को गौरव के साथ कहता है कि उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में है, उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। महोदय, अन्नदाता किसानों की चर्चा हमारे गाए बगाए हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी करते हैं। नियत उनकी साफ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य भी है और सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन भी करता है। लेकिन अन्नदाता किसानों की स्थिति इनके समय में क्या थी, इन्होंने कहां पहुंचा दिया था? आज हम कह सकते हैं भारत का अन्नदाता या अन्नदाता भारत की एक पहचान थी। भारत
आज से 2000 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था। 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर भारत का एकाधिकार था और भारत का स्वर्ण युग था। आज से 400 वर्ष पहले भी यही भारत के अंदर स्थिति थी कि भारत का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति 24 से 25% पर भारत का अधिकार था। औपनिवेशिक काल में यहां पे शोषण किया गया, लूटा गया, परंपरागत उद्यम को समाप्त किया गया, अन्नदाता किसानों को जो पहले उपभोक्ता उत्पादक था उसको उपभोक्ता बना करके रख दिया। कच्चा माल यहां से बाहर जाता था, सस्ते में वहां से पक्का माल बन करके आता था और उस पर भारी टैक्स लगते थे और वो महंगा होकर के यहां बेचा जाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि अब जो पिछली सरकारों ने भी औपनिवेशिक काल की उसी मानसिकता के साथ अन्नदाता किसानों के साथ अपने एमएसएमई सेक्टर में परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े हुए जो कारीगर थे इनके साथ यही व्यवहार किया। आज पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अब किसान उत्पादक से उसे हमने फिर से उसकी पहचान उस रूप में प्रस्तुत की है। चाहे वह अपने आप में किसान हो, कारीगर हो, इन सभी को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और हम इस बात को मानते हैं कि यह देश किसानों के श्रम से, कारीगरों की सृजनशीलता से खड़ा हुआ है। हर गांव हमारे यहां एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करती थी, ग्राम स्वराज उसकी आधारशिला थी। आज चाहे वह कृषि हो, पशुपालन हो, हस्तशिल्प आदि कोई भी क्षेत्र रहा हो, यहां पहले किसान उत्पादक था, कारीगर स्वयं में उद्यमी था, व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने की सेतु हुआ करता था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे देश को जोड़ने का काम होता था। 17 के पहले कृषि के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अन्नदाता केवल एक वोट बैंक बन गया था, लागत अधिक थी, उत्पादन कम था और बिचौलियों का वर्चस्व था। 17 के बाद डबल इंजन के डबल स्पीड, लागत कम, उत्पादन ज्यादा। अन्नदाता को विकास में भागीदार बनाया गया और अन्नदाता से उद्यमी बनने की एक कहानी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है, जब हमारा अन्नदाता किसान एफपीओज के माध्यम से या जब गांव की एक महिला डोन दीदी के रूप में अपनी एक पहचान बनाती है। आज विकास की यात्रा में हमारा अन्नदाता किसान सक्रिय रूप से सहभागी बना है। हमारा संकल्प कृषि को इनकम बेस्ड एंड वैल्यू एडिशन मॉडल के साथ जोड़ने के साथ ही अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाना है। आज उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 8-8.5% से बढ़कर के 18% हम लोगों ने प्राप्त किया है। एमएसपी पर पारदर्शी खरीद हो रही है और डीबीटी का जो पैसा है वो सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में जा रहा है। यह तब है, इसी का परिणाम है 11% देश के अंदर कृषि का जो कुल भूमि भूभाग है 11% यूपी के पास है, लेकिन इस 11% में उत्तर प्रदेश 21% खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है। अब अन्नदाता बीज से बाजार तक एक ग्लोबल मार्केट एक्सेस उसको उपलब्ध है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे उनके अकाउंट में हस्तांतरित हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, ड्रोन और
जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक की सीधी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने का काम भी प्रदेश भर में हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आज अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। खेती के बाद खेत में सारे कृषि वैज्ञानिक जाते हैं और किसान के खेत में चर्चा होती है। मुझे भी कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ड्रोन डोजिंग, एपीओज, एग्री स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसलों का मूल्यवर्धन हो रहा है। अब प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, यह परियोजना के माध्यम से भी आज उत्पादकता में वृद्धि करने, संसाधनों के कुशल उपयोग करने, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।